गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स, और ये आपका फर्स्ट पार्ट में चैप्टर 4 है केमिस्ट्री की बुक में, ठीक है। और दिस इज़ अगेन अ न्यूमेरिकल ओरिएंटेड चैप्टर विद you can say theoretical question of 1 or 2 marks. Overall this chapter weighs approximately 5 marks in your final board examination as per the previous guidelines, and आप 3 नंबर का कम से कम न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस चैप्टर में से एक्सपेक्ट कर सकते हो, फॉर श्योर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो चैप्टर इंटरेस्टिंग है, इजी है, इट्स better than electrochemistry, so I have chosen chemical kinetics for now. After this chapter we'll be doing electrochemistry or chapter 3. Fine. So now let us begin with the chapter. The chapter says chemical kinetics. Kinetics, actually this word originates from the Greek word kinesis, which means motion. आपने I think physics में भी word पढ़ा हुआ है kinetics already. Kinetic energy, the energy which is associated with motion of something. सो यहाँ पर हम केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल का मोशन, बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मूवमेंट ऑफ केमिकल्स की बात नहीं कर रहे। इनफैक्ट वी आर टॉकिंग अबाउट सम, मतलब जैसे कोई भी एक जो केमिकल चेंज है, केमिस्ट्री इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ मैटर। बाय दैट वी मीन्स केमिस्ट्री इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ अ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या हो रहा है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं तो हम यहाँ पर इस चैप्टर में बात करने वाले हैं किसी भी रिएक्शन के काइनेटिक्स की, यानी हाउ अ रिएक्शन इज़ प्रोसीडिंग, व्हाट इज़ द मोशन ऑफ अ रिएक्शन, किस तरह से कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करता है, होता है। बेसिकली हम बात करते हैं उस रिएक्शन की स्पीड की। देखो, अगर हम प्रीवियस क्लास में चलते हैं, क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ी थी केमिकल रिएक्शंस की। हमने ये बोला था कि अगर किसी भी रिएक्शन का डेल्टा जी निकाला था, गिव्स फ्री एनर्जी। अगर डेल्टा जी किसी भी रिएक्शन का ग्रेटर देन 0 था, हमने उस रिएक्शन को क्या बोला हुआ था, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0, डेल्टा जी लेस देन 0, और डेल्टा जी कैसा था आपका 0 के इक्वल था। अगर ग्रेटर देन 0 था, पॉजिटिव था, तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था। डेल्टा जी लेस देन 0 था तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, और 0 था तो हमने कहा था रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। बेसिकली डेल्टा जी के पता होने से हमें रिएक्शन की फिजिबिलिटी पता लग रही थी कि वेदर अ रिएक्शन इज़ गोइंग टू अकर और नॉट, ठीक है। आप प्रिडिक्ट कर सकते थे कि कोई भी रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, इतना तो हमें पता लग रहा था, ठीक। ओके, आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा। जब आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा चैप्टर में, तो आपने बोला के सी की जो वैल्यू है अगर 10⁻³ की रेंज में है, तो हमने बोला था रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स हैज़ बिन कन्वर्ज इनटू द प्रोडक्ट। अगर के की वैल्यू, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, अगर के की वैल्यू 10⁻³ है, इसका मतलब रिएक्शन नेग्लिजिबली प्रोसीड की है, यानी कि बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हुए हैं। हमने कहा था अगर के की वैल्यू 1 है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, यानी आपने इक्विलिब्रियम पढ़कर किसी भी रिएक्शन की एक्सटेंट फाइंड करी कि हाउ मच अ रिएक्शन इज प्रोसीडिंग। थर्मोडायनेमिक्स से आपने रिएक्शन को प्रिडिक्ट किया वेदर इट इज़ गोइंग टू हैपन और नॉट, इट इज़ फिजिबल और नॉट फिजिबल। आपने इक्विलिब्रियम से पढ़ा कि वेदर द व्हाट इज़ गोइंग टू बी द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, अगर हो रहा है तो कितना होगा, ठीक है, कितना प्रोसीड करेगा, कितना हमें फ़ायदा है उस रिएक्शन को करवाने का कि नहीं है, सिर्फ हमें 10% प्रोडक्ट मिल रहा है और हम इतने सारे रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो हमको केमिकल काइनेटिक्स अब क्या बताएगी वो हमें देखना है। इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स में हमको फिजिबिलिटी पता लग गई रिएक्शन की, हमें एक्सटेंट पता लगी रिएक्शन की, पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो यहाँ पर मिस होता है वो है टाइम, कि कोई भी रिएक्शन होने में कितना टाइम लेगा या किस स्पीड से रिएक्शन प्रोसीड करेगा, किस रेट से रिएक्शन प्रोसीड करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि आई एम ड्रॉपिंग अ पीस ऑफ सोडियम इनटू वाटर, तो वो रिएक्शन एकदम वायलेंटली होता है, एकदम फटाफट रिएक्शन होगा, आग पकड़ लेगा बहुत। ऑल्दो इन द केस ऑफ सोडियम मेटल ओनली स्पार्क विल बी ऑब्टेन, बट सपोज आप फ्रांशियम को डालोगे वाटर में तो जिस कंटेनर में है उसको भी ब्लास्ट करेगा, ठीक है। तो उसका रिएक्शन कैसा, बहुत स्पीड था उस रिएक्शन में। बट अगर मैं आयरन को पानी में डालूंगी तो आयरन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रस्ट करेगा, तो उसमें इट विल टेक डेज ना। तो
तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि अगर कोई चीज़ रिएक्ट कर रही है तो किस स्पीड से कर रही है, किस रेट से कर रही है, या उसको होने में कितना टाइम लग रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास कोई फूड आर्टिकल्स जो हमारे पास आते हैं, जैसे कि हम लोग, जैसे कोई हम मिल्क ही बाहर से लेकर आए हैं, ब्रेड लेकर आए हैं, सभी के ऊपर उनकी डेट ऑफ एक्सपायरी लिखी हुई होती है। यानी हमें ये बात हमने फाइंड आउट की हुई है कि देखो उसके अंदर जो ख़राब होने की क्षमता है, स्पॉइलेज होने की क्षमता है, वो इस पर्टिकुलर डेट तक होगी, इस पर्टिकुलर डेट तक वो पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। यानी हमने उसको कहीं ना कहीं मेजर कर रखा है कि उसके अंदर जो भी लिविंग पार्टिकल्स हैं, अगर जैसे ब्रेड है वो ख़राब होता है तो किसकी वजह से ख़राब होता है, फंगस वगैरह या एक्शन ऑफ जो भी लिविंग मॉइस्चर की वजह से, ब्रेड में मॉइस्चर होता है अपना, उसकी वजह से उसमें जो है बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है उसकी, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो ख़राब होगा। तो कोई भी हमने जो हमारी केमिकल प्रिपरेशंस हैं, जो मार्केट से हम चीज़ें लेके आते हैं, कॉस्मेटिक्स लेकर आते हैं, एनीथिंग, एवरी आइटम्स कम्स विद एन एक्सपायरी डेट, मेडिसिन भी कम्स विद एन एक्सपायरी डेट। इसका मतलब हमें पता है कि उसके अंदर हमने जो भी रिएजेंट लिए हुए हैं वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मिक्सिंग तो है, कुछ चीज़ें एकदम रिएक्ट करेंगी, कुछ धीरे धीरे करेंगी, तो इस पर्टिकुलर टाइम के बाद उसको कंज्यूम करना जो है डेंजरस हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें पता है कि कितनी देर में, कितने टाइम के बाद उसका रिएक्शन होने वाला है, ठीक है। या जैसे कि हम बोलते हैं, बहुत बेसिक एग्जांपल लेती हूँ आपसे, कहा जाता है कि जो डायमंड है ना, डायमंड कन्वर्ट्स इनटू ग्रेफाइट थर्मोडायनेमिकली। देखो, डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ आर द फॉर्म्स ऑफ कार्बन। एज पर थर्मोडायनेमिक्स, कन्वर्जन ऑफ डायमंड इनटू ग्रेफाइट इज थर्मोडायनेमिकली फिजिबल। डेल्टा जी नेगेटिव है, ठीक है, किसका, डायमंड का ग्रेफाइट में कन्वर्जन का डेल्टा जी नेगेटिव है। अगर ऐसा वाकई होने लग गया, डायमंड ग्रेफाइट में अपने आप बड़े बड़े कन्वर्ट हो जाएगा, तो जितने भी ज्वेलर्स हैं वो सब तो बेचारे बर्बाद हो जाएंगे। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स दिस इज पॉसिबल, बट देन काइनेटिक्स ने हमें बताया कि इस रिएक्शन का जो टाइम है ना वो थाउजेंड्स ऑफ द ईयर है। यानी कोई भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपने लाइफ स्पैन में इस रिएक्शन को नहीं देख सकता। तो are you following? So chemical kinetics is separate branch of chemistry which basically deals with the rate of a reaction, that is the time taken by a reaction to complete, and also it studies about various other parameters which are going to affect the kinetics of a reaction. Are you following? तो अभी तक हमने सिर्फ बात करी चैप्टर के नाम की, केमिकल काइनेटिक्स। हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं, तो हम पढ़ने वाले हैं द काइनेटिक्स ऑफ अ रिएक्शन। बाय दैट आई मीन द रेट और द स्पीड और द टाइम taken by a reaction to complete and various other factors which are going to affect the time taken by a reaction to complete. Okay, am I understood? So now let us proceed further in the chapter. अब सपोज मुझे किसी भी रिएक्शन का रेट मेजर करना है, ठीक है, तो हम उसको किसकी टर्म्स में मेजर करेंगे। मेरे को बताना है कि रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रहा है। तो हमारे पास रिएक्शन में दो चीज़ मेन है, एक है रिएक्टेंट्स और दूसरा है प्रोडक्ट। मुझे बताना है कितनी जल्दी रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब किस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि रिएक्टेंट किस स्पीड से डिक्रीज हो रहे हैं या प्रोडक्ट किस स्पीड से इंक्रीज हो रहे हैं। ये बात समझ आई। रेट जो है इस केमिकल रिएक्शन का, जो रेट है, रेट किस पर डिपेंड करेगा, कितनी जल्दी हो रहा है ये रिएक्शन डिपेंड करेगा। जितनी जल्दी तुम्हें प्रोडक्ट डिक्रीज होते हुए, घटते हुए, खत्म होते हुए नजर आएंगे, या जितनी जल्दी तुम्हें प्रोडक्ट्स बनते हुए नजर आएंगे। समझ रहे हो, कोई भी रिएक्शन जो है, जैसे कुछ रिएक्शंस बहुत क्विकली हो जाते हैं, जैसे कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस ही हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं। सपोज सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन है, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन को हमने ऐड किया लेट से पोटेशियम क्लोराइड में, तो क्या बनकर आएगा, सिल्वर क्लोराइड बनकर आएगा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा। या अगर तुम याद करो, लैब में हमें येलो प्रेसिपिटेट बनाया करते थे, तो येलो प्रेसिपिटेट बड़ा क्विकली एकदम जल्दी से बन के आ जाता था। तो यानी आपने उस रिएक्शन को मेजर करने का क्या आपका आइडिया था, वो था कि कितनी जल्दी आपको प्रेसिपिटेट मिला, वो प्रेसिपिटेट आपका प्रोडक्ट है। तो बेसिकली किसी रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा उसके रिएक्टेंट के घटने पे या उसके प्रोडक्ट के बनने पे, ठीक है। आइदर इट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन द रेट बाय विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग और बाय विच द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग। फाइन। सो नाउ इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट रेट एज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके, इट इज द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम।
टाइम ही तो मेजर करना यहाँ ज़रूरी है, तो टाइम, रेट का मतलब ही अपॉन टाइम होता है। किसी चीज़ को जब हम टाइम के लिहाज में मेजर करते हैं वही उसका रेट है। जैसे आप स्पीड निकालते हैं किसी चीज़ की, तो स्पीड कैसे निकालते हो आप? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो रेट यानी आपने स्पीड जब निकाली, कब निकाली? चेंज में, डिस्टेंस में कितना चेंज आया, टाइम की रिस्पेक्ट में कितना चेंज आया। तो उसी तरह रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय टाइम, या आप बोलोगे इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम। इज दिस क्लियर? अब इसी बात को अगर हम और छोटा करके लिखना चाहेंगे तो हम ऐसे लिखते हैं, जो रिएक्टेंट है, ठीक है, पहले तो कंसंट्रेशन को बताने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करेंगे केमिस्ट्री में, फाइन। फॉर रिप्रेजेंटिंग द कंसंट्रेशन वी आर गोइंग टू यूज द स्क्वायर ब्रैकेट्स। नाउ लेट अस अज्यूम दैट इनिशियली द reactants they were R1. Okay, now after a particular amount of time the concentration of reactant reduces to R2. Okay, initially let us say the time was T1 and the time is now T2. So the decrease in concentration of reactants will be what? R2 minus R1. Clear है इतनी बार? concentration R2 minus concentration R1 and the change in time will be measured as T2 minus T1. Clear? अब देखो ये जो वैल्यू आएगी इसको अब मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? सीधा डेल्टा आर, वेयर डेल्टा रिप्रेजेंट्स द चेंज, डेल्टा रिप्रेजेंट्स द चेंज। डेल्टा का मतलब ही ये है फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। T2 माइनस T1 को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं डेल्टा टी। डेल्टा वर्ड का ही मतलब क्या होता है? चेंज होता है, ठीक है, ये हमने पिछले चैप्टर में भी देखा है। अब क्योंकि ये R2 हमेशा छोटा होगा और R1 हमेशा बड़ा होगा, कैसे? सपोज पहले मेरे पास 10 मोलर था कोई सब्सटेंस, रिएक्शन हो रहा है, होने के बाद रिएक्टेंट ही तो प्रोडक्ट बनाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। रिएक्टेंट डिक्रीज होगा तभी तो प्रोडक्ट इंक्रीज होगा, यानी अगर रिएक्शन हो रहा है तो 10 मोलर है, हो सकता है कुछ टाइम के बाद वो 5 मोलर बच गया हो, तो जब आप R2 में से R1 माइनस करोगे तो आंसर हमेशा आपका नेगेटिव होगा। तो उसी नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए आप यहाँ माइनस का साइन यूज़ करते हो। कुछ लोग इसको इस तरह से भी बोलते हैं कि क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है इसलिए आप यहाँ पे नेगेटिव का साइन दिखाते हो। इज दिस क्लियर? तो ये हुआ रेट इन टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। In the similar way, I can express the rate in terms of increase in concentration of product. जैसे कि if you consider initially the amount of product was P1 and now the amount of product is P2 at time T1 and at time T2. So increase in concentration कैसे पता लगेगा? Again final minus initial P2 minus P1, T2 minus T1 time. So you will be taking this as delta P, okay, and then you will be taking this as delta T. Put bracket with the concentration of reactants and product because concentration को represent ही bracket से किया जाता है. So I can say very well now that rate of a chemical reaction, it can be represented as decrease in concentration of reactants by time or increase in concentration of product per unit time. Is this clear? अब suppose if I take if I try to explain you this with an example and I'm writing 2 times, let us say I have taking very basic example, suppose I have 2 times HI giving H2 and I2, very basic reaction, and the reaction should always be balanced. Fine. So now for this reaction the rate will be expressed in terms of reactants and product. तो जब आप प्रोडक्ट्स पे आएंगे तो हर एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। अगर मान लो यहाँ पे 4 रिएक्टेंट्स होते तो 4 रिएक्टेंट्स पर रेट अलग अलग डिपेंड करता। 4 प्रोडक्ट्स हैं, 2 प्रोडक्ट हैं, 3 प्रोडक्ट, कितने भी हैं, सब पे रेट जो है अलग अलग डिपेंड करेगा। यानी हर एक इंडिविजुअल रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो प्रेजेंट है रेट उन पर सब पर अलग अलग डिपेंड करने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की टर्म में पहले लिखती हूँ रेट को, तो रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वल टू व्हाट? ये जो स्टोइशियोमेट्री होगी ना उसको आप नीचे कर दोगे क्योंकि 2 टाइम्स यूज़ हो रहा है, तो रेट को कैसे इफेक्ट करेगा? हाफ में करेगा। इनटू ये इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, माइनस का साइन लगाएंगे, डिक्रीज डेल्टा एच आई, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एच आई बाय डेल्टा टी, और रेट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ H2. इफ आई एम एक्सप्रेसिंग इट इन टर्म्स ऑफ H2 then it will be plus delta change in concentration of hydrogen upon
change in time, or I can express it in the terms of iodine. So how will that be? Same आपको ये लिखना है, पॉजिटिव डालोगे बिकॉज कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव बता रहा है, I2 बाई डेल्टा टी। अंडरस्टूड। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जितने भी रिएक्टेंट्स या जितने भी प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होंगे, आप सबको इंडिविजुअल सबसे इंडिविजुअल फॉर्म में आप रेट को एक्सप्रेस करोगे। सपोज फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रिएक्शन है 2 टाइम्स N2O5 गिव्स 4 NO2 प्लस O2। तो जो इसका रेट होगा, ठीक है, इसका रेट क्या हो जाएगा, N2O5 पे अलग डिपेंड करेगा, NO2 पे अलग करेगा, O2 पे अलग करेगा। तीनों की फॉर्म में आप इस रिएक्शन के रेट को एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे हमने लिया यहाँ पर हाफ, माइनस का साइन लेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि हम चेंज की बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा T। सिमिलरली यू कैन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ NO2। तो यहाँ पे इसका फैक्टर कोफिशिएंट क्या है, 1/4 नीचे आएगा, पॉजिटिव आएगा क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। देन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 बाय डेल्टा T। सिमिलरली इन टर्म्स ऑफ O2 यू कैन एक्सप्रेस हाउ, पॉजिटिव, इसके साथ कोई स्टोइशियोमेट्री नहीं है, सो सिंपल डेल्टा O2 की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T। आर यू फॉलोइंग? तो जो भी स्टोइशियोमेट्री है उसको आप नीचे लिख दोगे, ठीक है, और इस तरह से आप किसी भी रिएक्शन का रेट एक्सप्रेस कर सकते हो। तो एक नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई रिएक्शन आपको लिख के दे दिया है और बोल रहा है कि भाई उसका रेट जो है आप निकाल कर बताओ, तो इस तरह से आप उसका रेट इजीली निकाल सकते हो। अब क्या होता है, इसी पर क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसी पर क्वेश्चन आता है। जैसे कि अगर मैं इसी पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करूँ तो इस पर ये क्वेश्चन है जो आपकी बुक में ही सॉल्व क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4 at 300 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution. Initially the concentration 2.33 थी और 184 मिनट्स के बाद जो कंसंट्रेशन है वो 2.08 रह चुकी है, ठीक है, और रिएक्शन आपको दे रखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द एवरेज रेट एंड रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। इस एवरेज वर्ड को अभी के लिए थोड़ा सा स्किप करो, आई कम टू दिस। फिलहाल जस्ट टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन, उसने कहा है एवरेज रेट निकालो और रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 निकालो। तो जब आपको इस तरह का क्वेश्चन आए, सबसे पहले आप क्या करोगे, रेट को उसके सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की टर्म में रिप्रेजेंट करके दिखा दोगे, जैसे अभी अभी हमने लिखा था। कैसे लिखोगे आप, जो भी रिएक्टेंट है या जो भी प्रोडक्ट है, अगर उनके सामने कोई भी स्टोइशियोमेट्री प्रेजेंट है तो उसको आप फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में लिख दोगे, ठीक है। रिएक्टेंट्स के साथ माइनस का साइन लगाओगे और प्रोडक्ट के साथ प्लस का साइन लगाओगे, तो -½ यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 होगा डेल्टा T। सिमिलरली 4 NO2 है, ठीक है, अभी अभी हमने इसको लिखा ही था इस रिएक्शन को, बाय डेल्टा T, राइट। अब क्या है, उसने दिया हुआ है, किसकी बात कर रहा है वो, N2O5 की टर्म्स में क्वेश्चन की बात करी है उसने, N2O5 की बात कर रहा है, हमको इसके बारे में अभी नहीं पता, इसका हमें निकालना है। तो N2O5 की इनिशियल कंसंट्रेशन थी 2.33 और 184 मिनट के बाद, यानी जो टाइम है वो 184 मिनट है, 0 से शुरू हुआ होगा और 184 मिनट्स तक गया, यानी डेल्टा T पूरा का पूरा 184 आपको दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, N2O5 कि ये चेंज है, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.08 माइनस 2.33। अब देखोगे आप आंसर ने कैसा आना था, नेगेटिव। अब ये जो माइनस एक और बाहर प्रेजेंट है वो रेट को क्या कर देगा, पॉजिटिव, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा, रेट जो है किसी भी रिएक्शन का वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपके पास इजीली, अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब बात आती है यूनिट की। अगर हम रेट के यूनिट्स की बात करते हैं तो आपने देखा अभी अभी हमने रेट को एक्सप्रेस करने के लिए कंसंट्रेशन बाय टाइम लिया है। हमने कहा कि रेट है किस पर डिपेंड कर रहा है, कि कैसे कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, प्रोडक्ट की या फिर रिएक्टेंट की, इन द मेजर टू टाइम, टाइम की कंटेक्स्ट में, टाइम के रिलेशन में किस तरह से हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को चेंज कर पा रहे हैं, यही बात करी हमने। तो रेट ऊपर हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं, ठीक है, तो कंसंट्रेशन मोर और लेस यहाँ पर इन दी टर्म्स ऑफ मोलारिटी आपको दी जाएगी, मोलर कंसंट्रेशन दी जाएगी। तो ऊपर जैसे अगर मैं मोलारिटी में बात कर रही हूँ तो मोलारिटी के यूनिट्स क्या होते हैं, मोल पर लीटर होते हैं। नीचे टाइम के जो भी यूनिट दे रखे हैं, देखो रेट का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि टाइम आपको हमेशा सेकेंड में लेना है, क्योंकि
कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनको होने में सालों लग जाते हैं। जैसे कि अगर आप, जैसे हम बोलते हैं कि कोई सैंपल जो है हमें बोन्स है वो मिली हैं, उन बोन्स को देखकर हम बता देते हैं, कार्बन की अमाउंट से हम बता देते हैं कि कितने साल की इस बोन की एज है, ठीक है। अब 100 साल, 150 साल, 200 साल निकल कर आती है, कार्बन डेटिंग कहते हैं इसको। तो अब वो 100, 150, 200 साल को, ईयर्स को हम सेकेंड में एक्सप्रेस नहीं करेंगे। तो जो यहाँ पर जो टाइम है ना, टाइम की वेरिएंस इतनी ज़्यादा है कि माइक्रो सेकेंड से लेकर ईयर्स तक की, इसकी डिकेड्स तक की इसकी वेरिएंस होती है। इस वजह से टाइम को यहाँ पर हम सेकंड्स में नहीं लेते। ये एक बहुत अलग बात है, बिकॉज आज तक हम हमेशा यही करते आए हैं कि हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट में यूज़ करना है, टाइम को स्टैंडर्ड्स में लेकर आना है। बट यहाँ पर हम टाइम को स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं लेते। टाइम को हम किस में लेंगे? जो भी यूनिट क्वेश्चन में दिया है आप उसी यूनिट में लोगे। जैसे यहाँ पर उसने बोला है मिनट में, तो आप मिनट में लोगे। क्वेश्चन कह रहा है कि सेकंड में निकाल के दिखाओ, तो आप 184 मिनट को सेकंड में चेंज कर दो, सेकंड में निकाल के दिखा दो, फाइन। तो मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम, नीचे कौन था? टाइम था ना, ऊपर कंसंट्रेशन थी और नीचे क्या था? टाइम था। तो मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम किसके यूनिट रहेंगे? रेट के यूनिट्स रहने वाले हैं। इज दिस क्लियर? तो रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स क्या है? मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम। और हमने पढ़ा कि रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। वी कैन एक्सप्रेस अ रेट ऑफ रिएक्शन आइदर इन द टर्म्स ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स और इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। दोनों की ही टर्म्स में आप उसको एक्सप्रेस करके बता सकते हो, ठीक है। अब सपोज इसी टॉपिक पे हमारे पास एक क्वेश्चन और है, कह रहा है कि फॉर अ रिएक्शन, ये भी आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है अनसॉल्व्ड। फॉर अ रिएक्शन R2P, R टेंड्स टू बी रिएक्टेंट गिविंग प्रोडक्ट्स, द कंसंट्रेशन चेंजेस फ्रॉम 0.03 मोलर टू 0.02 मोलर। तो आपको कंसंट्रेशन का चेंज बता दिया, 25 मिनट में बता दिया। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन यूजिंग यूनिट्स ऑफ टाइम बोथ इन मिनट एंड सेकेंड। अब इसने क्वेश्चन ने स्पेसिफाई किया है कि यू हैव टू चेंज द यूनिट्स ऑफ टाइम इनटू मिनट्स एज वेल एज इनटू सेकेंड्स। तो पहले तो आप रेट लिखोगे, ठीक है। रेट, अब वो कह रहा है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज हो रही है 0.03 से 0.02, ठीक। तो माइनस डेल्टा आर बाय, सॉरी मेक डेल्टा आउटसाइड द ब्रैकेट, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, ठीक है। 0.02 चली गई, देखो कम हो रही है। अब क्वेश्चन ने नहीं बताया कि कंसंट्रेशन किसकी है, रिएक्टेंट की है या प्रोडक्ट की है। यू विल हैव टू अप्लाई योर कॉमन सेंस हियर, सिंस द कंसंट्रेशन इज बीइंग रिड्यूस, सो रिएक्टेंट ही होंगे, प्रोडक्ट नहीं हो सकते। रिएक्शन हो रहा है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कम नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 0.02 माइनस 0.03 अपॉन टाइम 25 मिनट, ठीक है। जब उसने सेकंड में निकालना है तो 25 को 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में चेंज कर लो। आप आंसर आराम से डिवाइड करके निकाल सकते हो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यूनिट क्या रहेंगे? मोल्स पर लीटर पर मिनट। इज दिस क्लियर? सो दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन और हैं, उनको कंप्लीट करना, वो मैं बता दूंगी आपको कौन सा क्वेश्चन नंबर है। तो हम इस टॉपिक में अब आगे बढ़ते हैं। अब बनाते हैं हम ग्राफ। अगर आपको रेट ऑफ ए रिएक्शन एक्सप्रेस करना है, देखो रिएक्शन का रेट एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया जाता है। कैसे करते हैं एक्सपेरिमेंटली फाउंड? हम अलग अलग टाइम इंटरवल पे कंसंट्रेशन मेजर करते रहते हैं, उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं या डायरेक्ट ही माइनस कर देते हो। तो अभी तक हमने जो रेट लिखा था ना, क्या लिखा था? चेंज इन कंसंट्रेशन या तो रिएक्टेंट की है या हमने लिखी प्रोडक्ट की, ठीक है। तो ये जो रेट है, अब ये डेल्टा जो होता है ना, वो चेंज तो रिप्रेजेंट करता है, पर डेल्टा लार्ज चेंज रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जो रेट आपको मिलता है वो एवरेज रेट होता है। तो जैसे मैंने अभी तुम्हें बोला था कि एवरेज वर्ड को मैं अभी बताऊंगी, तो पहले तो रेट को आप रिप्रेजेंट करते हो छोटे आर से, स्मॉल आर से, देन एवरेज है, आर एवरेज लिख दिया। इज दिस क्लियर? सो यहाँ पर अगर मैं एवरेज रेट निकाल रही हूँ तो एवरेज रेट का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जो टाइम इंटरवल थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। अब थोड़ा ज़्यादा की जो यहाँ पर डेफिनेशन है वो फिक्स नहीं है। जैसे अगर कोई रिएक्शन सालों में हो रहा है तो उसके लिए हो सकता है 1 मंथ ज़्यादा टाइम हो, या उसके लिए 1 दिन बहुत कम टाइम हो, उसके लिए 1 मिनट एकदम नेग्लिजिबल टाइम हो। तो डिपेंडिंग कि टाइम रिएक्शन कितना ले रहा है उस पर आर एवरेज उसका डिपेंड करेगा। अगर रिएक्शन का जो टाइम स्पैन है वो बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए उस हिसाब से उसका टाइम लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। और अगर रिएक्शन हो ही सेकेंड्स में रहा है तो सेकेंड्स वाले रिएक्शन का क्या आर एवरेज या क्या आर इंस्टेंट, मैं अभी बात करूँगी आपको इसके बारे में भी। जैसे मान लो हम इसका ग्राफ बना रहे हैं। सपोज एक तरफ मैंने लिया कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट, दूसरी तरफ हमने लिया टाइम।
ठीक है, अब जो ग्राफ है इतना तो आप समझ रहे हो कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज हो रही है, तो मेरा ग्राफ ऊपर से शुरू होना चाहिए और ऊपर से नीचे की तरफ जाना चाहिए. सपोज हमने, इफ़ आई ड्रॉ द ग्राफ लाइक दिस, ओके, आई एम ड्रॉइंग 2 टाइप्स ऑफ ग्राफ. या तो ग्राफ आप स्ट्रेट लाइन में बनाते हो या फिर ग्राफ आप कर्व लाइन में बनाते हो. आना ऊपर से नीचे था, मैंने यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना दी और यहाँ पे हमने बना दिया कर्व लाइन. ठीक है, अब जो ये जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ के हिसाब से ये जो स्ट्रेट लाइन हमने बनाई है, ठीक है, इसके हिसाब से क्या हो रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिक्रीज हो रही है, और होने के बाद यहाँ पर क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जीरो हो गई. अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्लॉट करती हूँ तो ये इस लाइन को कट कर जाएगा. यहाँ पे टाइम जीरो है, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जीरो है. ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है. इनिशियल को आप आर नॉट से लिख दो, ठीक है, नॉट लगा के हम हमेशा इनिशियल को रिप्रेजेंट करते हैं. ये आर नॉट जो है मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है. पर आपने देखा टाइम बढ़ा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटी, बिल्कुल सही. पर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये ग्राफ जीरो को टच कर गया, विच डज नॉट हैपन इन एवरी केस. ये हर रिएक्शन के साथ नहीं होता. हर रिएक्शन में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो जीरो नहीं होती. ऐसा होने का मतलब तो ये हुआ कि 100% कन्वर्जन हो गया रिएक्शन का, यानी 100% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गए, विच इज़ नॉट द केस फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ रिएक्शन. सो वी डोंट टेंड टू मेक अ स्ट्रेट लाइन हियर. इसको हम क्रॉस करेंगे. वी डोंट मेक ग्राफ लाइक दिस. इंस्टेड वी यूज द कर्व लाइन्स टू रिप्रेजेंट द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. नाउ दिस रिप्रेजेंट्स कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर कंसंट्रेशन थी रिएक्शंस की इनिशियल, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही थी और टाइम जो है बढ़ रहा था. मतलब टाइम बढ़ रहा था और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही थी. बट आफ्टर अ सर्टेन टाइम चाहे आप कितना ही बढ़ा लो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज होना बंद हो गई. रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज होना बंद हो गई. ये आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो आपकी फाइनल कंसंट्रेशन है. ठीक है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है. जितना रिएक्शन को होना था हो गया. अब कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही. मैं इसको स्ट्रेट नहीं कर रही. स्ट्रेट करने की वजह से जीरो हो जाती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, विच मे और मे नॉट बी द केस. ठीक है, तो इस तरह से आप हमेशा कर्व लाइन से आप रिप्रेजेंट करते हो रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन को. ठीक, अब ये टाइम हो गया इस तरफ. अब जैसे यहाँ से लेकर इधर तक यहाँ पर कोई रेट था, कोई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी, यहाँ पे कोई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, यहाँ पे कोई टाइम था, यहाँ पे कोई टाइम है. यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या रेट रहा, या यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या रेट रहा, या इधर से लेकर इस पॉइंट तक क्या रेट रहा. ये जो डिफरेंट इंटरवल्स में हम रेट को मेजर करते हैं, यानी एक आपने बड़ा टाइम लिया, डेल्टा चेंज आपने कैसा लिया, बड़ा लिया, वहाँ पे जो आपको रेट मिलता है उसे कहा जाता है आर एवरेज रेट. बट देन अगर मुझे रेट निकालना है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, बिल्कुल इस पॉइंट पे क्या रेट है, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो रेट होगा रिएक्शन का वो होगा आर इंस्टेंट. क्या होगा, आर इंस्टेंट या इंस्टेंटेनियस कहते हैं इसको. एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो रेट है वो होगा आर इंस्टेंटेनियस. तो यहाँ पर आपके पास कोई यहाँ पर आपको जो है, आप ना तो मतलब इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे यहाँ चेंज जो है, टाइम का चेंज बहुत ही छोटा होना चाहिए. तो जब टाइम का चेंज बहुत ही छोटा होता है तो टाइम ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो. जब टाइम ऑलमोस्ट जीरो पे टेंड करता है तो हमें लिमिट लगानी पड़ती है और डिफरेंशियल यूज़ करेंगे. हम डेल्टा यूज़ नहीं करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशियल यूज़ करेंगे. ठीक है, तो हमारा जो रेट हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा टी डी टी बाय dr बाय माइनस dr बाय dt. तो ये जो डिफरेंशियल रेट आप निकालते हो इसे कहा जाता है इंस्टेंट रेट. क्या कहा जाता है, इंस्टेंट रेट, या आर इंस्टेंट से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, आर इंस्टेंट. ठीक है, अब आर इंस्टेंट रेट मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें रेट चाहिए वहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उस पॉइंट पे, और उस टेंजेंट की स्लोप निकालते हैं. उस टेंजेंट की हम क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं. स्लोप क्या होती है, आप सभी जानते हो स्लोप को, y अपॉन एक्स, वाई कोफिशिएंट अपॉन एक्स कोफिशिएंट. तो y ले लेते हैं, x ले लेते हैं, इंस्टेंट रेट हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं. इज दिस क्लियर. तो आर एवरेज का मतलब है एक थोड़ा मेजरेबल अमाउंट ऑफ टाइम हम बोलेंगे. मेजरेबल अमाउंट ऑफ टाइम में जो चेंज आ रहा था रेट ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में या टाइम में, वो आर एवरेज है. वेर एज एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या रेट है, क्या स्पीड है रिएक्शन का. बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो इनिशियली बहुत फास्ट होते हैं, बाद में स्लो हो जाते हैं. कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो शुरू में स्लो होते हैं, बाद में फास्ट हो जाते हैं. कुछ ऐसे होते हैं जो बीच में फास्ट होते हैं. तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है ग्राफ को बनाने का. ये बहुत जनरल, बहुत बेसिक तरह का यहाँ पर हमने ग्राफ रिप्रेजेंट किया है, जो सिंपल कर्व लाइन से हमने रिप्रेजेंट कर दिया है. वरना इसमें तो बहुत सारी स्लोप्स भी आ सकती थी कहीं, समझ रहे हो.
रेट जो है किसी भी रिएक्शन का अलग अलग तरह से अलग अलग डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रिएक्शन रेट कभी भी कम ज़्यादा हो सकता है। अब इसी ग्राफ को अगर हम प्रोडक्ट की टर्म्स में रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और यहाँ पे आ जाएगा टाइम। तो अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, यानी पहले आपकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या थी, 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है। हो सकता है पहले से स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रेजेंट हो। कई बार कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिन्हें करवाने के लिए उनमें, जैसे कि कर्डलिंग ऑफ मिल्क है, मिल्क को दूध में मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करना है, तो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए हम पहले से ही उसमें कर्ड डालते हैं, यानी हमारा रिएक्टेंट उसमें मिल्क था और हमारा जो प्रोडक्ट था वो कर्ड था, बट हमने रिएक्शन को 0 टाइम पे ही मिल्क को बनाने के लिए, मिल्क से कर्ड बनाने के लिए हमने पहले से ही उसमें प्रोडक्ट थोड़ा सा डाला, इनिशिएशन दी। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं जिनको करवाने के लिए हम पहले से ही थोड़ा सा उसके अंदर प्रोडक्ट डाल के रखते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमेशा टाइम शुरू होने पर यानी रिएक्शन शुरू होने पर 0 ही होगी। तो मैं इसको भी यहाँ से नीचे से शुरू नहीं करूँगी, थोड़ा सा ऊपर से शुरू करेंगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ रही है, बट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, यानी इस पॉइंट पे आपका जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो चुका। ठीक है, इसके लिए भी वैसी ही बात है कि आर एवरेज हम इसके लिए भी और आर एवरेज और आर इंस्टेंट इसके लिए भी रिएक्टेंट्स की तरह हम निकाल सकते हैं, ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ क्लास, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास नाउ। फाइन, थैंक यू।